नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज के समय में रंगीन फूल गोभी की खेती है फायदे का सौदा। कैसे ले चने की फसल से अच्छी उत्पादन। किसान भाइयों, खेती के तरीकों में तेजी से बदलाव हो रहा है। बाजार मांग और कृषि के लिए नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मिलाकर कृषि व्यवसाय के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में, जिसकी उन्नत तरीके से खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से करें इसकी उन्नत खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से। सभी किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गरोंडा ने इस बार ट्रायल लिया था ये कलर वाली गोभी का। तो मैं किसान भाई को बताना चाहता हूं वाकई में आप इसका लाभ उठा सकते हो। आपको मुनाफा बहुत अच्छा होगा। सफ़ेद गोभी के कंपैरिजन में ये दो कलर में आती है, पीला कलर और बैंगनी कलर, जैसे पर्पल कलर वॉयलेट कलर बोलते हैं, उस दो कलर में आते हैं। उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। रंगीन गोभी की खेती क्यों, सुनकर ही आप चौंक गए ना? जी हाँ, सफेद और पीलापन की तासीर लिए साधारण फूल गोभी तो आपने देखी होगी, लेकिन अब आप बैगनी और पीले रंग के फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में। ये दो वैरायटी का नाम है वेलेंटीना जो वॉयलेट कलर की है और कैरोटीना जो येलो कलर की है। ये दो सामान्य आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसका किसान भाई को ध्यान रखना है कि जैसे सफ़ेद गोभी तो आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो गोभी है केवल सर्दियों में ही होगी। मतलब आपको नवंबर में इसको ट्रांसप्लांटिंग करनी है और लगभग आपके फरवरी के एंड तक ये क्रॉप आपकी चलेगी। मतलब ये गर्मियों में फसल आप नहीं लगा सकते, केवल रबी फसल की ये गोभी आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से कोई तैयारी करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। सेम खाद जो आप सफ़ेद गोभी में डालते हैं वही उसी खाद से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। वही कीटनाशी, वही मतलब कुल लाभ। कहना का मतलब ये है कि जितनी लागत आप सफ़ेद गोभी उत्पादन में करते हैं उतनी ही लागत में आप ये बैंगनी जो कलर वाली गोभी है ये भी आप तैयार कर सकते हैं, पीले कलर वाली गोभी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन मुनाफा हम बात करें तो सफ़ेद गोभी के कंपैरिजन में इसमें आप मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो किसान भाई खेत तैयार करते समय इसको कुल मिला के 120 किलो नाइट्रोजन के लगभग 60 किलो फॉस्फोरस, 60 किलो पोटाश है। तो आप फॉस्फोरस और पोटाश तो आप जब खेत तैयार हो रहा है उसी समय दे दें। नाइट्रोजन को आप जैसे हर 10-15 स्प्रे डोजेस में डिवाइड करके आप इसको दे सकते हैं। बीच बीच में आपको ये खास कर ध्यान रखना 2-4 माइक्रोन्यूट्रिएंट उनका भी आप ड्रिप के साथ इसका या फोलियर जो पत्ती के साथ इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। उस हिसाब से ये अपना खेत तैयार करें। मिट्टी को भुरभुरा बना लें, बेड ऊंचा बेड लें ताकि इस बार बारिश भी आपको पता बहुत ज़्यादा हुई तो ऊंची बेड रहेगी तो आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। और वही कम से कम आप 1 एकड़ के अंदर कम से कम आप 12 से 13 हज़ार पौधे आप 1 एकड़ में इसको लगा सकते हैं इसके अंदर। फिर आप इसके नवंबर के माह के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करके इसका समय समय पर जो कीटनाशी फफूंदनाशी का आप इसमें छिड़काव करते रहें, जिससे किसी प्रकार की कोई बीमारी या कीट पर इसका प्रभाव ना पड़े। सामान्यतः 70 से 80 दिन के बाद में ये इसके अंदर जो कड जिसे अपन फूल बोलते हैं वो इसके अंदर आना चालू हो जाएगा। कम से कम किसान भाई को बताना चाहूँगा कि इसका जो एक कड का जो वेट है कम से कम 500 से 750 ग्राम आता है। किसान भाइयों, रंगीन फूल गोभी देखने में आकर्षक और पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है, जिसके चलते इसकी बाजार में बहुत डिमांड है। तो आइए जानते हैं इसकी खेती करने के लाभों के बारे में। आपको बताना चाहूँगा इसमें लाभ कैसे किसान भाइयों को। आजकल मार्केट के अंदर
कहीं ना कहीं आकर्षण का एक बड़ा रोल है। सफ़ेद गोभी लोग बहुत देख चुके हैं, मार्केट में बहुत किसान भाई लेके आते हैं, लेकिन उसको रेट नहीं मिल पाती। लेकिन कलर्ड जो कॉलीफ्लावर का मार्केट में अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है, कस्टमर इसका प्राइस पे करने को तैयार है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। और कोविड का सिचुएशन आने का बताना चाहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्व की जो मात्रा है वो सामान्य सफ़ेद गोभी से इसकी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप सामान्यतः सफ़ेद गोभी तो उगाते ही हैं, आप रंगीन जो गोभी है उसका भी आप ट्रायल लीजिए, अपने यहाँ पे उगाइए और मार्केट में आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। किसी न किसी बहाने सुर्खियों में रहने वाली जोधपुर का रातानाडा थाना एक बार फिर से चर्चा में है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी भी परिस्थिति में पहुंचकर शांति बहाल करने वाली पुलिस इन दिनों खुद शांति की तलाश में है। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। ये देखिए, पुरोहित जी मंत्रों उच्चारण कर रहे हैं और थाने के जवान प्रज्वलित अग्नि में आहुति डाल रहे हैं। धर्म नितांत निजी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने चने की खेती कर रखी है, उनकी फसल कहीं पुष्पन तो कहीं फलियों की अवस्था में है। इसीलिए फसल में सिंचाई करते हुए कीट और रोग नियंत्रण का विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इन कार्यों को समय पर नहीं करने से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इन सभी कार्यों को कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यतिराज खरे। आदरणीय किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, इसमें पानी, खरपतवार एवं कीटों और रोगों का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। हमको जैसा कि यदि हमारे पास में पानी है तो चने फसल में हमको एक हल्का सा पानी दे देना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे की शिफ्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन से हमको दे देनी चाहिए, जितना पानी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार। पानी का भी हल्का सा पानी देना चाहिए, पानी भी हमारे उसको उपलब्ध हो जाता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है इसकी। और हमको चने में एक बात और ध्यान रखना चाहिए, खुटाई बहुत जरूरी है। एक खुटाई करने से पौधे में 6 से 8 करीब शाखाएं निकलनी है और हर शाखा में अच्छे फूल निकलते हैं, फूल से फलियां बनती हैं और फलियों में अच्छे दाने भरने से हमको अच्छा उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, चने का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में आने वाले खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, खरपतवार से हमको काफी हानि होती है। चने में खरपतवार से लगभग 15 से 35% की हानि होती है। खरपतवार जैसे हम जो खाद डालते हैं उसका 20 से 50% खरपतवार उपयोग कर लेता है, पौधे को नहीं मिल पाता है, इससे पौधे की वृद्धि रुकती है। पानी ले लेता है खरपतवार में, हमारा पौधा कमजोर हो जाता है और हमको इसलिए हमको इसमें यदि हम कर सकें तो हमको निदाई भी करना चाहिए। निदाई करने से जमीन की हमारी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और इसके साथ हमारे पौधों को भी हवा, पानी सभी अच्छा मिलने लगता है और उनकी नॉड्यूलेशन है, जो जड़ों में गांठें रहती हैं, जो कि हमारी हवा की नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराती है। उससे नाइट्रोजन होना जो बैक्टीरिया रहता है, उससे उनकी काफ़ी वृद्धि होती है और हमारी उपज में भी काफ़ी वृद्धि होती है। चने की फसल को फली छेदक इल्लियों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। कीट आ रहे हैं जिनका नियंत्रण करना हमको काफ़ी जरूरी होता है और इसमें चने में हमें
प्रमुख रूप से छोटी इल्ली जो आती है, इसमें सबसे प्रमुख कीट है जो वो चने की इल्ली है। चने की इल्ली ये छोटी सी अभी जिस अवस्था में अपने पौधे रहते हैं उसी अवस्था में उसी रंग का ये इल्ली हो जाती है। यदि पौधे पीले हैं तो पीली रहेगी, हरे हैं तो हरी रहती है, और ये हमको हर अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। ये इसमें जो अंडे देती है, ये अंडे गोल रहते हैं, ये पीले रंग के मोती की तरह एक एक पत्ती में बिखरे रहते हैं। अंडों से 5-6 दिन में नन्ही सोनियाँ निकल जाती हैं जो कोमल पत्तों को खुरच कर खाती हैं। जैसे ही ये 5-6 बार ऐसा केचली उतारती है, बड़ी होती जाती है, तो इसका आकार बढ़ता जाता है और ये दानों को भी आखिरी में खा जाती है। इससे काफ़ी नुकसान होता है। उसके लिए हमको टी आकार की खूंटी, छोटी छोटी खूंटी लगानी चाहिए, जितने पौधों की साइज के उसके अनुसार। ये खूंटी हमको जैसे ही फल लगने लगते हैं उसके पहले हटा देनी चाहिए। फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं उसका भी उपयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप में हमको सेप्टा रहते हैं, उनको लगा के रखते हैं। हर 15 दिन वाले सेप्टा इनके बदलते हैं। ये बीच बीच में 1 एकड़ में 10 से 15 लगाते हैं हमको, और इससे हमको इनके बारे में पता चल जाता है कि कब इल्लियाँ आ रही हैं, कब शंखी जो अपन को तितलियाँ पकड़ में आती हैं तो लगता है कि हमको स्प्रे करना चाहिए। लाइट ट्रैप का उपयोग भी रात में 8 से 10-11 बजे तक लाइट जला के करना चाहिए। इसमें भी तितलियाँ फंसती हैं, इससे हमारा काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। उसको हल्का सा नीम का तेल 5 से 8 ml प्रति लीटर प्रति पंप में डालना चाहिए, और इससे हमको इन इल्लियों पर काफ़ी नियंत्रण मिलेगा। अगर एक कदम हम चलते हैं तो उसमें 4 से 5 इल्ली यदि हमको दिखती हैं तो हमको तुरंत ही इसका उपचार करने के लिए इसमें कीटनाशकों का घोल उपचार करना चाहिए। अन्य इसके लिए हमको दवाइयों का उपयोग भी करना चाहिए। हल्का सा क्विनोलफॉस 5 से 7 ml प्रति पंप में डालना चाहिए। उससे हमारे को काफ़ी इल्लियाँ नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा चने की फसल में उकटा रोग का भी प्रकोप होता है, तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और इसके साथ ही हमको इसमें रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। प्रमुख रोग जैसा कि हमने पहले बताया था कि प्रमुख रोग उकटा है, उगरा की चर्चा करी है। उगरा में हमको सबसे पहले बीज का उपचार करना चाहिए। फफूंदनाशक दवा में हमको अपना बेविस्टिन नामक दवा 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको डालना चाहिए। सबसे पहले फफूंदनाशक दवा शुरू में ही बीज उपचार कर देना चाहिए था। यदि नहीं कर पाए हैं, किसान भाई, जहाँ पे हमको उगरा दिखता है, जहाँ ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है या कम मात्रा में दिख रहा है, उसको हमको उन पौधों को लालच नहीं करना चाहिए। इन पौधों को हमको तुरंत उखाड़ के और उसके आसपास की मिट्टी को भी निकाल के हमको किनारे दूर जगह ज़मीन में गड़ा देना चाहिए। नहीं तो हम पानी देंगे तो उगरा धीरे धीरे उगरा का जो फफूंद है वो आगे बढ़ता जाता है। उगरा नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा नामक जो जैविक पाउडर आता है उसका उपयोग करना चाहिए। इसको 2 से 5 किलो प्रति एकड़ हम इसको नियंत्रण के लिए डाल सकते हैं। और हर शाखा में अच्छे फूल निकलते हैं, फूल से फलियाँ बनती हैं, और फलियों में अच्छे दाने भरने से हमको अच्छा उपज प्राप्त होती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। किसी न किसी बहाने सुर्खियों में रहने वाली जोधपुर का रातानाडा थाना एक बार फिर से चर्चा में है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी भी परिस्थिति में पहुंचकर शांति बहाल करने वाली पुलिस इन दिनों खुद शांति की तलाश में है। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। ये देखिए, पुरोहित जी मंत्रों उच्चारण कर रहे हैं और थाने के जवान प्रज्वलित अग्नि में आहुति डाल रहे हैं। धर्म नितांत निजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि से व्यवसाय में मुर्गी पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है और इससे अच्छा लाभ तभी मिलेगा जब इसकी मौसम के अनुसार देखरेख की जाए।
जैसे कि राज्य में मौसम बदल रहा है, ऐसे में मुर्गियों के चूजों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, वरना ये व्यवसाय घाटे में तब्दील हो जाएगा। तो किस प्रकार से करें मुर्गी के चूजों की उचित देखभाल, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल से। इस समय आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्दियों में मुर्गियों में जो बीमारियां आती हैं, अगर उनको ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बहुत अधिक उनमें मृत्यु दर ज़्यादा रहती है और मुर्गियों की उत्पादन क्षमता और उनकी वृद्धि दर पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष बातें हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं मुर्गियों के चूजों की, क्योंकि अगर चूजा स्वस्थ रहेगा तो आगे चलकर उससे जो अंडे देने वाली मुर्गी तैयार होगी वो भी स्वस्थ रहेगी। तो सर्वप्रथम चूजों को जब लाया जाता है तो उसके पहले ब्रूडर को ऑन कर दिया जाता है, चला दिया जाता है। ब्रूडर में करीब 200 वाट का एक बल्ब रहता है या फिर हीटिंग कॉइल रहती है। इसके द्वारा हम चूजों को एक निश्चित तापमान, जो कि उनके हैचिंग के प्रथम सप्ताह में करीब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पे हमको उनको रखना होता है। उसके बाद प्रति सप्ताह 2.6 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से हम तापमान को कम करते जाते हैं। इस प्रकार करीब 3 से 4 सप्ताह की ब्रूडिंग के उपरांत चूजों में खुद का शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है और फिर वो अपने तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब कभी सर्दियां ज़्यादा हों, जैसे कि 2 डिग्री या से लेकर 8 डिग्री तक तापमान हो, तो उस समय हमको अतिरिक्त गर्मी की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हमें हीटिंग कॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, जो बाड़े हैं जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है, चूजों को रखा गया, उनकी जो साइड की दीवारें हैं, जो खिड़कियाँ हैं, उनको अच्छे तरीके से आप पॉलीथीन की शीट से बंद कर दें, जिससे कि कहीं से भी हवा अंदर ना आए। चूजे आने से पहले लीटर की 3 से 4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना आवश्यक है। लीटर पूरा नया होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। बुरादा या लीटर के लिए आप लकड़ी का पाउडर, मूंगफली का छिलका या धान के छिलके का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत आवश्यक है। दाने और पानी के बर्तन आप मैनुअली या ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मुर्गियों को दाना और पानी, मुर्गियों के बच्चों को जो दाना देते हैं उसमें सर्दियों में ऊर्जा की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा की सर्दियों में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि एक तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और दूसरा सर्दियों में जो वृद्धि दर है वो भी अगर आप अच्छी पोषण तत्व देंगे तो अच्छी वृद्धि होती है। ऊर्जा की मात्रा बढ़ा देते हैं, थोड़ी प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ा देते हैं और उसके साथ में मिनरल और विटामिन, विशेष रूप से विटामिन सी की मात्रा मुर्गियों के दाने में, चूजों के दाने में बढ़ा देते हैं। बदलते मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं, शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि शाम के समय ठंड रहती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रॉडर चालू किया होना चाहिए। इस माह में चूजा घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रॉडर का तापमान उतना कर देना चाहिए कि चूजे ठंड से बचे रहें। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। उचित तापमान में चूजों की बढ़वार अच्छी होती है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो वैक्सीन। सर्दियों के समय जो श्वसन संबंधी बीमारियां बहुत आती हैं, जिनमें विशेष रूप से रानीखेत बीमारी है। इस बीमारी से बचाव के लिए इस बीमारी का जो लासोटा टीका रहता है उसको बच्चों को दिया जाता है। सर्वप्रथम जब बच्चा किसान भाई हैचरी से लेते हैं तो उनको मैरेक्स डिसीज का टीका लगाकर मिलता है। उसके बाद में 7वें दिन की उम्र पर रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन उनकी नाक या आँख में 2 बूंद डालते हैं
उसके बाद में फिर 21वें दिन की उम्र में फिर उनको लासोटा रानीखेत का जो टीका रहता है, लासोटा स्ट्रेन, उसको पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके बाद प्रति 2 माह के अंतराल पर लासोटा टीका पानी में डालकर देना चाहिए, जिससे कि मुर्गियों में रानीखेत की जो खतरनाक बीमारी है वो नहीं आती है। दूसरा, इस दौरान गंबोरो बीमारी का भी टीका लगाया जाता है, जो कि 14 दिन की उम्र में और 28 दिन की उम्र में बच्चों को लगाया जाता है। उसके उपरांत 49 दिन की उम्र में फाउल पॉक्स नामक बीमारी का टीका लगाया जाता है और फिर 56 दिन की उम्र में रानीखेत का R2B नामक टीका लगाया जाता है। इस टीके से रानीखेत की बीमारी का बहुत लंबे समय तक बचाव होता है और मुर्गियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी विकसित हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सरौली, जिला जोधपुर के कृषक बाबूलाल ने। आप मूंग की बुवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो बाबूलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मूंग गर्म में भी किया जा सकता है और खरीफ सीज़न में भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि जलवायु कौन कौन सी उसके लिए उपयुक्त होती है। इसके लिए गर्म एवं नमी युक्त वाली जलवायु सबसे उपयुक्त मानी गई है। और इसके लिए खेत कैसे तैयार करते हैं? खेती तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको कल्टीवेटर से एक चांस हम लोग उसको जुताई करा लेंगे और दूसरा उसका रोटावेटर के माध्यम से उसको तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही उसमें 60 से 70 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिला दें और खेत को अच्छे से तैयार कर लें। फर्टिलाइज़र की डोज हमको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, वैसे तो इसमें नाइट्रोजन की कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर उस खेत में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसान भाइयों को ये देखना है कि हमें जो प्रभेद हम चुनेंगे वो सबसे बेहतर होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूंग की उन्नत किस्मों की। तो फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए आपको इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव करना होगा। इसके लिए किसान भाई मूंग की फसल की बुआई के लिए आप SML 668 किस्म, जो कि 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप IPM 23 पूसा बैशाखी के 851 जमनोत्री, जिसे गंगा 1 के नाम से भी जाना जाता है, इन उन्नत किस्मों का चयन करके आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसमें हमें बीज दर जो है, अगर छोटे दाने के हैं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा, अगर बड़े दाने हैं तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। इसमें जो देखने वाली विशेष बात यह है कि इसका बीजोपचार भी हमको देखना है। 2 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति किलो की दर से इसको हमको ट्रीट करना है बुआई के 24 घंटे पहले, और बुआई से 4 घंटे पहले हमें इसको राइजोबियम कल्चर से इसको ट्रीट करना है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का रोग या व्याधि से इसको हम बचाया जा सके और उत्पादन में 30 से 40% की वृद्धि हो सकती है। और हमें इसकी दूरी जो है, हमें पौधे से पौधों की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर रखना है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर किसान भाई इसे लाइन सोइंग करते हैं तो उनको अच्छी पैदावार मिलेगी। मूंग की बुआई के बाद खेत में एक मुख्य समस्या आती है खरपतवारों की। तो इसके लिए किसान भाई बुआई की 24 घंटे के अंदर पेंटीमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आप खरपतवारों की समस्या से निजात पा सकते हैं। और इसमें हमें बुआई के 20 से 25 दिनों में हल्की निकोनी कर लेनी है और इसमें प्रॉपर
जो है मॉइस्चर भी इस खेत में मेंटेन रखना पड़ेगा किसान भाइयों को। यदि उसमें और भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करके उससे जो भी समस्या है उसका वो निवारण वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। किसी न किसी